और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कोविड के इस कठिन टाइम में आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ में, अपने परिवारों में, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। देखो, एक्चुअल में मैं अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमारे इंडिया टू सिंगापुर बाय रोड वाया म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया इस वीडियो के नीचे एक कमेंट किया था ऑलमोस्ट एक हफ़्ता पहले। और उन्होंने उसके अंदर 3 सवाल पूछे थे। तो एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल, मेरा एक तो अपना ऑफिस वर्किंग है, दूसरे भी और बहुत सारे काम हैं मेरे पीछे, तो उस वजह से मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे सका। लेकिन आज मैंने सोचा हूँ, संडे भी है, मैं भी फ्री हूँ, तो उनका जो सवाल है उसको मैं ले लेता हूँ और उस सवाल का जवाब उनको देता हूँ ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो सके। क्योंकि हमारे भाई ने वापस से उस कमेंट के नीचे भी कमेंट किया था। ठीक है, तो जिन भाई साहब ने ये सवाल किया है उनका नाम है डेरिंग धीमान। डेरिंग धीमान जो हमारे भाई है, धीमान भाई का सवाल ये है कि अगर बंदा हैंडीकैप्ड है उसको वीज़ा में कंसीशन मिलेगा। देखो भाई, हमारे धीमान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमने वीडियो जो बनाया हुआ है ये कोविड से पहले का है। अब कोविड से पहले के अगर आप रूल्स रेगुलेशंस देखोगे तो उस टाइम पर पहला म्यांमार जो कंट्री आता था 3500 रुपये उसके वीज़ा के लिए लगते थे। लेकिन ऑनलाइन जो है ऐसी कोई कंडीशन मुझे उनकी दिखी नहीं जिसके अंदर उन्होंने कंसीशन की बात कही हो। दूसरी कंट्री आती थी थाईलैंड। तो थाईलैंड तो हमको ऑलरेडी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आप उनके एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग कर रहे हो या बाय लैंड कर रहे हो, वो आपको फ्री में जो है वीज़ा देने के लिए वो उस टाइम तक फ्री में दे रहे थे। और उसकी डेट भी थी, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 तक उसको किया था। उसके बाद उसको एक्सटेंड करके फिर उन्होंने कहाँ तक किया, उसको किया 38 अप्रैल 2020, मतलब 30 अप्रैल 2020 तक का जो है वीज़ा उन्होंने एक्सटेंड किया था। और उसी बीच में जो है कोविड आ गया, जिसके बाद में हमारी ट्रैवलिंग तो ऑलरेडी मार्च से ही बंद हो गई। जबकि थाईलैंड जो अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों ने हमारे लिए 30 अप्रैल तक जो है वीज़ा को फ्री किया हुआ था। और मैंने देखा भी हूँ, क्योंकि मैं भी उसी बीच में गया था, वो फ्री वीज़ा का मैंने भी पूरा बेनिफिट लिया हूँ। तो बहुत लोग, यानी वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ इंडियन ही वहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हो। मेरे साथ में कम से कम एक 500 से 600 लोग होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन हम इतने लोग तो थे, जो लोग जो है लाइन में खड़े हुए थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे फॉर्म वगैरह भरने के अंदर, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके आगे की जो कंट्रीज़ है, अभी जैसे मलेशिया है तो उनका वीज़ा 1200 रुपये में मिल जाता था उस वक्त में। लेकिन अभी तो मलेशिया ने करंट सिचुएशन में हम इंडियंस के लिए जो है एंट्री को बैन कर दिया। अभी तो हम जा भी नहीं सकते वहाँ पे। मलेशिया के अलावा सिंगापुर की भी यही सिचुएशन है, उसने भी बहुत सारे कंट्रीज़ को अभी बैन कर दिया है। तो अब जो है आगे की सिचुएशन हमको देखना पड़ेगी कोविड के बाद। क्योंकि देखो, अभी जो मेरे पास में जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी थाईलैंड गवर्नमेंट ने भी फरवरी 2020 तक के लिए अपने बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए जो है अभी फ़िलहाल उन्होंने जो है उनकी भी एंट्री को रिस्ट्रिक्शन कर दिया है उसके ऊपर। तो इसके लिए हमको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि पूरी दुनिया वो नॉर्मल नहीं हो जाती। जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उस वक्त में फिर हम लोग जो है देखेंगे कि उस वक्त गवर्नमेंटें देशों की वो क्या क्या रूल्स बनाती है, क्या क्या रेगुलेशंस बनाती है। बाकी जहाँ तक कंसीशन का आपने पूछे हैं, तो चूँकि ऑलरेडी जो उनकी कॉस्ट है मेरे हिसाब से बहुत कम है, और इस वजह से जो है, क्योंकि थाईलैंड तो आपको फ्री में ही दे रहा है वीज़ा, तो वहाँ तो कंसीशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा जो आपका सवाल था, अगर थाईलैंड बॉर्डर पर बंदा डिपोर्ट हो जाए तब क्या होगा, बिकॉज़ म्यांमार में तो सिंगल एंट्री वीज़ा था। देखो, अगर आप बाय लैंड जा रहे हो तो डिपोर्ट सिर्फ 2 कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशंस तो ये है कि आप थाईलैंड को सिर्फ 1 महीना पहले जाकर और वहाँ 3 महीने का वीज़ा लेके वहाँ रहकर आए हो, और अभी आपको आके 1 महीना भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये कंडीशन में वो जो अथॉरिटीज़ है वहाँ की, यानी इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो बॉर्डर पे के होते हैं, उन लोगों को फिर शक पैदा होता है।
कि ये बंदा अभी इसको 15 दिन महीना भर भी नहीं हुआ, हमारे देश में 3 महीने रहा, तो 3 महीने रहकर जो है अभी वापस 15 दिन के बाद में ये जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों जाना चाहता है। तो उनको ये शक आता है कि आप एज ए टूरिस्ट वहाँ पे नहीं गए थे, कुछ काम करने के लिए गए, तो फिर इसलिए फिर वो वीज़ा देने में आनाकानी करते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर आपके पास में जो जवाब है, अगर वो आपका जो जवाब है, आपका जवाब उनको वाजिब लगता है कि हाँ ये सही जवाब दे रहे हैं, तो वो आपको वीज़ा दे सकते हैं इसी कंडीशन में। दूसरी चीज़, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि थाईलैंड जब जा रहे हो तो वो लोग ये भी पूछते हैं कि भाई आपके वापसी का जो टिकट है वो हमको दिखाइए। अब अगर आपके पास में आगे का भी वीज़ा है, ऑलरेडी है, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई देखो ये मेरे पास में मलेशिया का वीज़ा है, मैं यहाँ से आगे मलेशिया जाने वाला हूँ, और ये मलेशिया के बाद में आगे और मैं सिंगापुर जाने वाला हूँ। तो आपने अगर वो सारी चीज़ें उनको दिखाई तो मैं समझता हूँ फिर उन्होंने प्लेन के टिकट का रिक्वायरमेंट नहीं करना चाहिए। फिर थाईलैंड जब आप जा रहे हो तो वहाँ आप कहाँ कहाँ रुकोगे, अगर आपको किसी ने बुलाया है, इनविटेशन दिया हुआ है और उनका एड्रेस, लेटर वगैरह सब कुछ आपके पास में है, और आप उनको बताते हो कि भाई देखो ये मेरे पास में जो है इनविटेशन लेटर है, और ये मेरे रिश्तेदार है वहाँ पर, या मेरे दोस्त अहबाब है जो वहाँ जॉब करते हैं, या मैं कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ और मेरा रहने का इंतज़ाम वहाँ पे यहाँ पर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट है, आपका वहाँ पे कोई नहीं है, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं जा रहे हो, तो फिर ये लाजमी है कि आपके पास में होटल की बुकिंग चाहिए। आप वहाँ पे जितने भी दिन रहोगे आपके पास में होटल की बुकिंग हो, आप उनको दिखा सको कि देखो ये मेरे पास में ये होटल में मैं जो है रुकने वाला हूँ और यहाँ मैं सफ़र करने वाला हूँ, तो ही आपको वो वीज़ा देंगे। अगर आपके पास में होटल बुकिंग नहीं है तो फिर वीज़ा मिलना मुश्किल है। डिपोर्ट वो आपको नहीं करेंगे, डिपोर्ट जो है उसी कंडीशन में जो पहले वाली कंडीशन मैंने बताया हूँ। तो इसके लिए ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है वो बहुत ज़्यादा रिश्वतखोर है, भ्रष्ट है वो। जब आप म्यांमार से थाईलैंड में एंट्री के लिए आगे बढ़ोगे तो ही आपको बहुत सारे एजेंट वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत से आपको ब्रिज के ऊपर खड़े हुए, और वो आपको बोलेंगे कि भाई हम आपको वीज़ा दिला देते हैं। तो इसके लिए अपने पेपर्स वगैरह पहले से ऑलरेडी जो है वो पूरे अच्छे रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना उनको रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी एजेंट को ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा जो आपका सवाल है, अगर किसी की डेली दवाई चल रही हो तब तो 60 दिनों की दवाई एक साथ ले जा सकते हैं, या फिर ड्रग सप्लाई के चक्कर में उसको आगे जाने ना दिया जाए तो। अब देखो ये जो आपका सवाल है ये एकदम ये ऐसा है कि आप इंडिया में जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हो उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में होना चाहिए। डॉक्टर जो है वो MBBS या MD होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल डॉक्टर्स की जो डिग्रियां हैं BA MS है तो वो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक है, तो थाईलैंड के अंदर उसको जो है ये नहीं है मतलब उसको डॉक्टर नहीं समझा जाता है। ऐसे ही उसके नीचे की जितनी भी डिग्रियां हैं, तो इसके लिए अगर ऐसा कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन उसके लेटर हेड पे लिख कर देता है और वो ये लिखता है उसके अंदर कि आप इस बीमारी के मरीज़ है और आपको जो है ये सारी मेडिसिन्स रोज़ाना लेना पड़ती है और 2 महीने की 3 महीने की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये बात थाईलैंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दुनिया के किसी भी देश में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हमेशा एक बात याद रखना, अपने साथ में अगर आप कोई ड्रग्स मतलब 2 टाइप की ड्रग्स होती है। एक तो वो होती है नशे वाली, वो नहीं, ये जो दवाइयाँ हैं, दवा गोली अगर आप अपने साथ में कैरी कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर ये लाजमी है, ये ज़रूरी है आपके लिए कि जिस डॉक्टर ने आपको वो दवाई वो मेडिसिन्स दिया है उसका लेटर आपके पास में, उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में होना चाहिए, दुनिया का कोई भी देश हो। और वो प्रिस्क्रिप्शन MBBS या MD डॉक्टर से लेना ये कंपलसरी है, ये मेरी बात याद रखो, वरना आपकी परेशानी ये होगी कि आप अपने यहाँ से हज़ारों रुपयों की मेडिसिन लेकर चलोगे और एयरपोर्ट के ऊपर जो है, जो एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है
और दूसरे देशों का जो इमिग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इस मामले के अंदर, तो आपकी परेशानी ना हो जाए वहाँ पर। और दूसरी चीज़, फिर वहाँ पे कुत्ते घूमते रहते हैं। कुत्ते जो होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर आजकल जो है, इस वजह से ड्रग्स पैडलर्स को पकड़ने के लिए कुत्ते घूमते रहते हैं एयरपोर्ट पर। तो वो कुत्ते क्या करते हैं, अगर आपके पास मेडिसिन भी है तो भौंकना शुरू कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए बेटर यही है आप मेडिसिन कैरी कीजिए अपने साथ में, नो इशू। लेकिन MBBS MD डॉक्टर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे जिससे भी आप इलाज कराते हैं, अगर वो ऑलरेडी उस डिग्री का डॉक्टर है तो फिर तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके लिए। तो ये बातें आप ध्यान में रखो। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखा तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। फिर मैं आपको अभी शॉर्ट में आपके तीनों सवाल का जवाब दे देता हूँ। पहला जो सवाल है आपका कंसेशन के बारे में, तो ऑलरेडी वीज़ा फीसेस जो है बहुत ज़्यादा कम है और कहीं पे फ्री है। दूसरा सवाल बॉर्डर पे डिपोर्ट का, तो बॉर्डर पे डिपोर्ट के लिए वो हमारे लिए नहीं है। डिपोर्ट उन लोगों के लिए जो बार बार जाते आते और वहीं रहते और फिर जो है 15 दिन के बाद वापस जाने के चक्कर में रहते, अक्सर वैसे लोगों को डिपोर्ट किया जाता। तीसरे मेडिसिन के बारे में जो आपने पूछा, मैंने बता दिया। मेडिसिन आप कितनी भी कैरी कर सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक डॉक्टर के लेटर हेड पर उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होना चाहिए और उस पर डॉक्टर का नंबर, वो सारी चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी वो लोग जो है क्रॉस चेकिंग जब करते हैं तो वो हो सकता है उस डॉक्टर को कॉल करके भी पूछे। तो इसके लिए अब जो है कोविड के बाद में जो नए रूल्स आएंगे, रेगुलेशंस आएंगे, उसके हिसाब से भी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि अभी नए रूल्स क्या है क्या नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ये आपके अलावा भी जो दूसरे हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए भी कारआमद जो है ये साबित होंगी। इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। जय भारत।